Hello friends, today we will study about aggregate demand and aggregate supply। दोस्तों आज हम समस्त मांग यानी जिसको कुल मांग भी बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस चैप्टर से। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, इसके कंपोनेंट समझेंगे, बाद में जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले देखिए एग्रीगेट डिमांड है क्या। जैसे नाम से पता लगता है कुल मांग, टोटल डिमांड है ना। तो असल में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक पढ़ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ोगे तो हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं, यानी इकोनॉमी एज ए होल, यानी टोटल स्टडी करते थे। टोटल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, टोटल सेविंग, पूरे देश का जो टोटल होता है, एग्रीगेट होता है, उसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे डिमांड ना होके हो गई एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है इसकी देखिए। इट refers to the total demand of goods and services in the economy in 1 year। बहुत देखो आसान है इसको समझना। क्या देखिए कि एक इकोनॉमी या एक देश के अंदर, एक अर्थव्यवस्था में 1 ईयर में, एक साल में, एक देश में 1 ईयर के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी जो टोटल डिमांड की जाती है, जो कुल मांग की जाती है, उसी को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। यानी इट इज अ टोटल डिमांड। ये क्या है? ये टोटल डिमांड। किस चीज की टोटल डिमांड है? ये गुड्स एंड सर्विसेज की है। यानी एक देश में एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल डिमांड की जाती है, जो कुल मांग की जाती है, वो ही एग्रीगेट डिमांड होती है। यानी जैसे भारत है अपना देश, भारत अपनी इकोनॉमी है, ठीक है। तो भारत में एक साल में, मान लो 2019 में, 2020 में भारत में एक साल में कुल मिला के, टोटल मिला के कितनी वस्तुओं को और सर्विसेज को, कितनी गुड्स और सर्विसेज को की डिमांड की जाती है। ठीक है, तो ये होती है एग्रीगेट डिमांड। यानी सिंपल सी बात है, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इन 1 ईयर और ड्यूरिंग वन ईयर। ओके, अब थोड़ा सा इसका कुछ और भी बता सकते हैं इसमें आगे कि इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इन 1 ईयर। यानी जो टोटल डिमांड है, असल में हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि साहब ये तो टोटल एक्सपेंडिचर को इंगित करता है। इट इज टोटल एक्सपेंडिचर है। अब टोटल एक्सपेंडिचर किसके ऊपर है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए आपने टोटल मिला के कितना व्यय किया, कितना खर्चा किया, किसमें? 1 ईयर में, 1 कंट्री में। यानी 1 ईयर में, एक साल में, एक देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो कुल खर्चा किया जाता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, वो भी एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई। क्या बताई? कि जो मैंने 2 डेफिनेशन ऊपर पढ़ी है, उसका निचोड़, जो समरी क्या बन सकती है कि साहब एग्रीगेट डिमांड जो है, एडी, शॉर्टकट बोलेंगे एडी, शॉर्टकट हम क्या आगे यूज करेंगे? एडी यूज करेंगे। एडी फॉर एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द टोटल डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो एग्रीगेट डिमांड है उसको या तो ये बोल सकते हैं कि साहब ये टोटल डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, या टोटल एक्सपेंडिचर है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, किसमें? 1 ईयर के अंदर। यानी एक साल में जो गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड होती है उसको एडी कहते हैं, या एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है वो एग्रीगेट डिमांड यानी एडी है। ठीक है, आगे चलते हैं आइए। अब एक क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी समस्त मांग के घटक या तत्वों को समझाइए। ये क्वेश्चन आता है, कई बार 3 नंबर का आता है, कई बार 1 नंबर का आता है, कई बार 4 मार्क्स का आता है। तो जैसा कि मार्क्स पे डिपेंड करेगा, अगर 1 मार्क का है तो खाली इक्वेशन लिख दोगे इसकी, या शॉर्टकट में लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। और अगर ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स का आता है तो आपको उन जो फैक्टर्स है उनको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो कंपोनेंट ऑफ एडी, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड में आपको ये बताना होगा कि मतलब एडी किस किस को जोड़ने से बनता है। यानी एडी में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, क्या क्या चीजें शामिल है। जैसे मैं ये कहूं कि कोई कुर्सी है, कोई चेयर है, मान लीजिए, उस चेयर की कंपोनेंट क्या है, तो मतलब ये होगा कि चेयर किस किस से मिलके जोड़ने से बनी है। जैसे कुर्सी, अब चेयर बनाते हो तो उसमें लकड़ी चाहिए, उसमें लोहा भी चाहिए, कील चाहिए, फेविकोल चाहिए,
काफी चीजें मिलती ना तब जाके कुर्सी बनती है। तो उसी प्रकार से कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको ऐड करने से, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको ऐड करने से एग्रीगेट डिमांड आता है। तो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड का मतलब है एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्या क्या चीजों को ऐड करने पर एग्रीगेट डिमांड आती है। तो यहाँ पे आपकी स्टडी जो है वो मैं थोड़ा बहुत कॉलेज की स्टडी से अलग करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे 12th के लेवल को ज्यादा अहमियत देंगे और जो कॉलेज लेवल है उसका खाली बेसिक बताएंगे। ठीक है, अब एडी का फॉर्मूला पहले लिख लो आप, तो याद रख लो कि ये अगर फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो आप इसके कंपोनेंट बता सकते हो। क्या फॉर्मूला है? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये कितने कंपोनेंट हो गए? 1 2 3 4। हम चार चीजों को जोड़ रहे हैं, कंजप्शन सी आई जी और एक्स माइनस एम, इन चार चीजों को जोड़ रहे हैं। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 सेक्टर हो गए। कितने सेक्टर हो गए? 4 सेक्टर। तो जब एडी को कैलकुलेट करने के लिए आप चारों आइटम्स को जोड़ रहे हो इनको, तो ये कहलाता है एडी इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। ये चारों सेक्टर है, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3rd सेक्टर एंड 4th सेक्टर। तो अगर एडी का आप ये फॉर्मूला लगाते हो जिसमें चारों कंपोनेंट को शामिल कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला कहलाता है एडी इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। और इसे कई बार एडी इन ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है, ओपन इकोनॉमी मीन्स कि जो देश है वो अब्रॉड से, बाहर के देशों से भी रिलेशनशिप रखता है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करता है। यानी जो देश है वो ओपन इकोनॉमी मीन्स जो कंट्री है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट जो भी है वो अब्रॉड से, फॉरेन कंट्री से भी करता है, तो उसे ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब विदेशों से संबंध रखते हो अगर आप, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, उसे ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं चारों चीजों का मतलब बताऊंगा। इस कंपोनेंट सी के अंदर जो सी है इसका फुल फॉर्म है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये जो प्राइवेट है ये हाउस होल्ड का है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी जो सी का मतलब है कि जो हाउस होल्ड होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो अपने कंजप्शन के ऊपर कितना खर्चा करते हैं। हाउस होल्ड और कंज्यूमर्स जो है कितना एक्सपेंड करते हैं, कितना स्पेंड करते हैं अपने कंजप्शन के ऊपर, खाने पीने के, कपड़ों के ऊपर। जो भी एक हाउस होल्ड, एक आम इंसान, एक कंज्यूमर जो खर्चा करता है वो कहलाता है सी, यानी कंजप्शन और प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा आता है आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोड्यूसर और फर्म करते हैं। ठीक है, जो फर्म से प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रॉफिट अर्न कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए फैक्ट्रीज लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो वो जो पैसा वहां पे एक्सपेंडिचर करेंगे अपने बिजनेस में, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देन जी का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है डेवलपमेंट के ऊपर, नॉन डेवलपमेंट के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, देश की डिफेंस के ऊपर, जो भी सरकार खर्चा करेगी, चाहे वो डेवलपमेंट के ऊपर करे चाहे नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे करे, इट विल बी कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकारी व्यय, सरकारी खर्चा बोलते हैं इसको। और एक्स माइनस एम, एक्स का मतलब हो गया एक्सपोर्ट और एम का मतलब हो गया इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट में से माइनस कर देते हैं इम्पोर्ट, यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस होता है वो ये कहलाता है। और इससे कहीं इसको एक नाम देते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और इसको एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपन बाहरी देशों से, फॉरेन कंट्री से संबंध बताते हैं इसमें। एक्सपोर्ट का मतलब विदेशों को माल बेचना, इंपोर्ट विदेशों से माल खरीदना। ठीक है, तो ये 4 सेक्टर मैंने बताए, सी आई जी और एक्स में, इन्हीं चारों को बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एडी। और ये 4 है इसलिए 4th सेक्टर इकोनॉमी के अंदर बताते हैं। लेकिन जो 12th क्लास है, 12th क्लास में आपके 2 सेक्टर इकोनॉमी सिलेबस में रखी गई है। यानी जो हम अपना आगे का जो चैप्टर जो डिटेल से पढ़ेंगे उसमें हम चारों सेक्टर को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो भी आगे हम पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम्पल देंगे, जो भी कॉन्सेप्ट बनाएंगे इस चैप्टर के, वो 2 सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से बनाएंगे। बिकॉज 4th सेक्टर इकोनॉमी थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए 12th क्लास में 2 सेक्टर इकोनॉमी रखी गई है। इसे क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी के मतलब हम विदेशों से संबंध को नहीं शो करेंगे इसमें, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी शो नहीं करेंगे और गवर्नमेंट को भी शो नहीं करेंगे। खाली जो हाउस होल्ड होता है या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको ही हम लेंगे अपनी स्टडी के अंदर। ठीक है, तो आपको तो कुल मिला के अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो अगर सिर्फ कंपोनेंट्स बताने हैं एडी के, तो हम इन चारों का नाम लिखेंगे और फुल नाम लिख देंगे। अब मैं आपको इन चारों की डेफिनेशन भी बताता हूं कि ये है क्या।
जैसे मैं डिटेल से बता रहा हूँ, मान लो 4 मार्क्स से क्वेश्चन आ गया, आपको कंपोनेंट एक्सप्लेन करने हो तो कैसे कर सकते हो। जैसे पहला है सी। सी मतलब प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होता है इट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड और कंज्यूमर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी एक साल में, 1 ईयर में, 1 ईयर में जो 1 ईयर में जो भी हाउस होल्ड है या जो कंज्यूमर्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो भी टोटल खर्चा करते हैं, जो कुल खर्चा करते हैं, उसे बोलते हैं प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब जो भी हाउस होल्ड है, हम जैसे उपभोक्ता है, आम लोग है, जो कंज्यूमर्स है, वो एक साल में गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे, जो टोटल एक्सपेंडिचर करेंगे, वो कहलाता है सी, यानी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी निवेश व्यय। हिंदी में बोलते हैं इसको निवेश व्यय या खर्चा। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्राइवेट फर्म्स और प्रोड्यूसर ऑन कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं हिंदी में? निवेश बोलते हैं इसको, निवेश व्यय। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो भी फर्म्स होती है, जो कंपनियां होती है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी जो फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो मशीनें लगाते हैं, मशीनों पे जो खर्चा करते हैं, इक्विपमेंट के ऊपर जो खर्चा करते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर जो बनाने में और मेंटेनेंस में जो खर्चा करते हैं, यानी बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए मशीनों के ऊपर, औजारों के ऊपर, फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर जो भी खर्चा करते हैं, उसे जो भी टोटल एक्सपेंडिचर करेंगे वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी ये वो खर्चा है जो प्रोड्यूसर्स लोग या फर्म के मालिक, फैक्ट्री के मालिक अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं, इसमें आता है। और ये जो चीजें हैं ना, मशीन, इक्विपमेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग, इसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। अगर आपको कोई पूछता है ना कि कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, तो मशीन, इक्विपमेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग होती है कैपिटल गुड्स। मैंने आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर में बताया भी था, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। यानी कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती है जो दूसरी वस्तुओं को बनाने में हमारी सहायता करती है। जैसे मशीनों से आप दूसरी वस्तु बनाते हो, इक्विपमेंट से दूसरी वस्तु बनाते हो, फैक्ट्री बिल्डिंग में दूसरी वस्तु बनाते हो, तो इन मशीनों की हेल्प से आप दूसरी गुड का प्रोडक्शन करते हो, तो दे आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। यानी जो भी गवर्नमेंट होती है, जो भी हमारी सरकार होती है, वो डेवलपमेंट के ऊपर या देश के विकास के ऊपर और नॉन डेवलपमेंट पर यानी गैर विकास कार्यों के ऊपर जो भी खर्चा करती है, जो टोटल खर्चा या टोटल एक्सपेंडिचर करेगी सरकार देश को चलाने के लिए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो, चाहे वो डिफेंस के लिए हो, चाहे सैलरी देनी हो एम्प्लॉयज को, चाहे वेलफेयर स्कीम्स चलानी हो, सरकार जो भी खर्चा करेगी किसी भी एक्टिविटी के ऊपर, इट विल बी कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इट विल बी इंडिकेट एज जी। ठीक है। अब आता है नेट एक्सपोर्ट, चौथा पॉइंट हमारा। इसे बोलते हैं शुद्ध निर्यात बोलते हैं इसको। और एक्स माइनस एम, यानी इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स का जो डिफरेंस होता है, निर्यात और आयात में जो अंतर होता है, उसी को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो मैंने आपको चारों कंपोनेंट जो है ये बता दी है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत इसको न्यूमेरिकल्स के रूप में करते हैं इसको। अब हम एडी जो एग्रीगेट डिमांड है, इसका हम एक शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, शेड्यूल बना के आपको समझाते हैं इसको कि ये होता क्या है। ओके, देखिए, इसमें आप एक टेबल बनाओगे, उसमें एक तरफ लिख दो आप इनकम को बोलेंगे वाई से इंडिकेट करेंगे। दूसरे में आप बनाओ कंजम्पशन, इसको सी से इंडिकेट करेंगे। फिर क्योंकि एक बनाओ आप इन्वेस्टमेंट, इसको आई से इंडिकेट करेंगे। और एक बना लो आप एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की फॉलो करेंगे तो एडी का फॉर्मूला लिख देंगे C+I, क्योंकि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से 12th की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है,
टेबल बनाते हैं अच्छे से। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले एज्यूम है, ये पूरी तरह से जो शेड्यूल हम बनाते हैं इकोनॉमिक्स में, ये पूरी तरह से इमेजिनरी होते हैं, एज्यूम करते हैं हम। और जैसे देखिए कि कोई इनकम है उसको जीरो से शुरू करनी पड़ती है। जैसे कोई काम धंधा नहीं करेंगे अपन, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे इकोनॉमिक, तो इनकम कितनी होगी, जीरो। फिर जैसे जैसे हम कोई चीज़ इनकम करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी इनकम बढ़ती जाती है। तो इनकम का एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, जब भी इमेजिनरी शेड्यूल बनाओ, टेबल बनाओ, कि इनकम को इक्वल गति से बढ़ाना। जैसे चाहे 100 बढ़ाते रहो, चाहे 200 बढ़ाते रहो, चाहे 500 बढ़ाते रहो, हम 100 मान लेते हैं, जीरो हो गया, फिर 100 हो गया, फिर इक्वली बढ़ाते रहो इसको, 200, 300, 400, 500, ठीक है, 600। तो पहले जीरो मानो, बिकॉज कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करोगे तो इनकम जीरो होती है, और बाद में जैसे करते हो तो वो इंक्रीज होती है सेम रेशियो से। ये इमेजिन करना आपको, अगर इक्वल इमेजिन करोगे तो समझने में आसानी होगी, नहीं तो अगर आप इसको वेरी करोगे, अलग अलग लिखो, तो आप खुद के लिए डिफिकल्ट बन जाएगा। अब कंजप्शन आप खर्चा करोगे कपड़ों के ऊपर, खाने पीने के ऊपर, फीस के ऊपर, बिजली पानी खर्च, सब कुछ जो भी खर्चा करते हो आप, वो आता है। देखिए इनकम जीरो हो सकती है, लेकिन हमारा कंजप्शन या खर्चा जीरो नहीं हो सकता। आप मान लो घर के बिना रह सकते हो, आप कपड़ों के बिना भी रह सकते हो, ठीक है, आप बहुत कम कपड़ों में काम चला लोगे, या मान लीजिए आप टूटे फूटे घर में रह लोगे या फुटपाथ पे सो जाओगे, ठीक है, पढ़ाई नहीं करोगे, एजुकेशन का पैसा नहीं वो नहीं करोगे, दवाई का पैसा नहीं, वो भी नहीं करोगे। लेकिन कंजप्शन में एक होता है रोटी खाना मिलना, फूड पे तो आप खर्चा करोगे। अब अगर आपकी इनकम भी नहीं है तो किसी आप पुरानी सेविंग को काम में लोगे, किसी से उधार लोगे, चोरी करोगे, कुछ भी करोगे, मतलब कंजप्शन जीरो हो नहीं सकता। चाहे आप खुद कमा के लाओ, चाहे किसी से मांग के लाओ, कंजप्शन पे खर्चा तो हो रहा है, ठीक है, वो तो होगा। इनकम जीरो पर भी कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता। तो अपन इसको मान लेते हैं 50, ठीक है, और इसको भी इक्वल गति से बढ़ा दो। जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, मतलब इनकम जीरो फिर भी कंजप्शन जीरो नहीं है, बिकॉज आपने हो सकता है किसी पुरानी सेविंग काम में लिया हो, किसी से पैसा उधार लिया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन पैसा आया है इसमें, तो कंजप्शन कैन नॉट बी जीरो, इवन इनकम इज जीरो। ओके, देन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन इनकम से थोड़ा कम बढ़ेगा। आप जितना कमाते हो उससे थोड़ा कम खर्चा करोगे। तो इनकम को 100 बढ़ा रहे हो तो इसको 50 मान लो, बढ़ाओगे कंटिन्यू, तो 100, 150, 200, 250, 300, 350। और इन्वेस्टमेंट को आप कांस्टेंट मान सकते हो, चाहे 10 मान लो, चाहे 20 मान लो। हम मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपन 10। ओके, इसको 10 मान लेते हैं, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ठीक है, इसको कांस्टेंट मानना है आपको। और दूसरी ओर एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई, सी और आई को जोड़ दो, ये सी है, ये आई है, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, एडी आएगा। तो कि 50 + 10 ये 60, 110, 160, 210, 260, 310, 360। ओके, तो ये तो हो गया हमारा शेड्यूल, ठीक है। इसमें शुरू की चीज़ एज्यूम करना है आपको, और आप कुछ और भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन इजी एज्यूम करना, जो भी करो डिफिकल्ट मत बना लेना अपने लिए इसको। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम में भी इसको ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में जो डायग्राम बनते हैं ना, वो मेजरमेंट से नहीं बनते, यानी आपको इसके स्केल से वगैरह से नाप लेने की जरूरत नहीं होती। कच्चे रफ स्केच बनते हैं ये, और मेजरमेंट की इसमें जरूरत नहीं होती है। ओके, तो हम सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस बन गया, ये ओरिजिन 0 बन गया, ये वाई एक्सिस बन गया। यहाँ पे आप एडी लिख दोगे, एग्रीगेट डिमांड यहाँ लिख दोगे, और नीचे लिख दोगे इनकम, नीचे हम लिख देंगे वाई। अब चाहो तो इन रुपीस में, इन रुपीस करोड़ में लिख सकते हो, चाहे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सब चलता है, इसमें ज़्यादा वो कोई नहीं देखने वाला। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, कि सबसे पहले आप इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जो वाई इनकम है वो 0 से शुरू हो रही है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जो वाई इनकम है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, ठीक है, फिर 100, 200 फिर कंटिन्यू बढ़ रही है,
मतलब जो वाई इनकम है वो जीरो से शुरू हो रही है और कंटिन्यू फिर आपके ऊपर बढ़ रही है। तो ये तो हो गई वाई यानी इनकम की लाइन बन गई है। ये 45 डिग्री की लाइन बनती है। 45 डिग्री की लाइन इसलिए बन रही है बिकॉज ये एक ही रेशियो से जैसे 100 100 100 बढ़ रहा है ना, इसमें इंक्रीज की रेट इक्वल इसलिए बन रही है। उसके बाद आप देखिए इसमें कंजप्शन जो है कंजप्शन जो है वो क्या है 50 100। तो पहले आप मान लीजिए आप बनाना चाहते हो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना 10 10 10 10 10। इन्वेस्टमेंट जो दे कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है 10 10 10 10 के ऊपर कांस्टेंट है। तो इसको तो मान लीजिए अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे भाई 10 था, तो 10 के ऊपर ये कांस्टेंट हो गया, ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो गया। ठीक है। और उसके बाद देखिए जो कंजप्शन है, जो कंजप्शन है देखिए कंजप्शन जो है वो 50 से शुरू होगा और फिर हाँ 100 वगैरह से आगे चलेगा। यानी कंजप्शन जीरो से शुरू नहीं हो रहा है। मतलब जैसे इनकम जीरो से शुरू हुई ना, इनकम जैसे जीरो से शुरू हुई, इनकम जीरो से शुरू हो रही है, देखिए यहाँ से इनकम जीरो से शुरू हो रही है, लेकिन कंजप्शन कहाँ से शुरू हो रहा है 50 से शुरू हो रहा है। तो 50 से के बाद आगे बढ़ना है आपको। तो इसमें मान लीजिए 50 यहाँ पे आता है, 50 मान लो यहाँ पे आता है ना, मान लीजिए 50 यहाँ पे आता है। तो ये बाद में क्या हो रहा है 50 के बाद में कंटिन्यू ये इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया हमारा कंजम्पशन, ये हो गया हमारा कंजम्पशन। और जो एग्रीगेट डिमांड है एडी जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है 60 से शुरू हो रही है, 60 से उसके बाद ऊपर जा रही है। तो 60 थोड़ा सा इससे ऊपर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मान लीजिए ये यहाँ पे हो गया 60 से एग्रीगेट डिमांड, ये 60 से शुरू हुआ फिर ये आगे चला और इस 60 में सी प्लस आई दोनों शामिल है। ठीक है, ये आप चाहो तो इतना डिटेल से नहीं करना चाहो तो खाली आप एग्रीगेट डिमांड भी बना दोगे तो भी पेपर में चलेगा। ठीक है, ओनली एग्रीगेट वैसे मान लो आप आई मत बनाना, आप सी भी मत बनाना, आप ओनली एडी शो कर दोगे इसमें तो भी, मतलब खाली इस लाइन को शो कर दोगे तो भी आपको यू विल बी गिवन फुल मार्क्स। ठीक है, अब आते हैं एग्रीगेट सप्लाई एएस यानी समस्फूर्ति के ऊपर। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है देखिए, इट इज द टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी वन इकोनॉमी या वन कंट्री के अंदर 1 ईयर यानी एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल प्रोडक्शन होगा, जो टोटल आउटपुट होगा वो होती है एग्रीगेट सप्लाई। यानी एक देश में एक साल में कुल मिला के कितनी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उसे बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और एक चीज देखिए, जो एग्रीगेट सप्लाई होगी इट इज इक्वल टू द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ये जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ये नेशनल इनकम के बराबर होती है। यानी जो एएस है ये वाई के बराबर, वाई यानी नेशनल इनकम, एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई, ये नेशनल इनकम वाई के बराबर होती है। अब क्यों होती है बराबर ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है इसका मतलब होता है टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने एक चैप्टर में पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जो टोटल आउटपुट होता है उसको जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टोटल आउटपुट को जो है वो इन चारों में बांटा जाता है। जैसे लैंड, जिसने लैंड ली है उससे रेंट दिया जाएगा, लेबर को वेजेस दी जाएगी, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। यानी टोटल जो आउटपुट होता है, टोटल आउटपुट का मतलब होता है रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम का मतलब यही होता है रेंट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। यानी नेशनल इनकम भी इन चारों को जोड़ने से आती है और टोटल आउटपुट भी इनको जोड़ने से आता है। अब टोटल आउटपुट कौन है, एएस। तो जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई वो किसके बराबर होगी, एएस के बराबर होगी। यानी देखिए ये और ये देखिए बिल्कुल सेम है फॉर्मूला, देखिए आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला देखिए आप बिल्कुल सेम है। तो ये एएस का फॉर्मूला, ये आउटपुट का फॉर्मूला है, ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला है, तो एएस और वाई आपस में इक्वल हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए अब टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई यानी समस्फूर्ति के घटक। इसके केवल फॉर्मूला है सी प्लस एस फॉर्मूला है इसका, यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। कंजम्पशन यानी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एस माइनस सेविंग, इसकी 2 ही कंपोनेंट है।
आप शॉर्टकट में लिखोगे, चाहे डेफिनेशन लिख दो चाहे शॉर्टकट में लिख दो। सी की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ, इसकी वही डेफिनेशन रहेगी जो आपने एडी में पढ़ी थी। कंजप्शन की वही डेफिनेशन दे सकते हो कि भाई इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड हो गया, सेविंग्स जो भी की जाएगी टोटल मिला के देश के अंदर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो वाई या नेशनल इनकम के बराबर होती है, और उसकी दो आइटम्स को जोड़ने पर आती है सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस, जैसे कि फॉर्मूला पर सी प्लस एस कंपोनेंट है ना इसके, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। अब इसके शेड्यूल बनाने की कोशिश करते हैं, अपन शेड्यूल बनाते हैं। इसका शेड्यूल बनाना भी आप ऐसे ही कर सकते हो जैसा कि आपने अभी किया था उसका। तो सबसे पहले अपन क्या बना लेंगे, इनकम बनाएंगे वाई, इनकम यानी वाई वही 0, 100, 200, 300, 400, आप कहीं तक 400 ले सकते, 500 तक, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। फिर अपन यहाँ पे ले लेते हैं कंजम्पशन सी, हमने माना था पिछली बार कितना, 50, 100, 150, 200, 250, 300, और सेविंग्स निकाल लेते हैं क्योंकि हमें सेविंग्स चाहिए ना, फॉर्मूले के अंदर सेविंग्स भी चाहिए हमें। देखिए अब सेविंग्स क्या होती है, सेविंग्स का मतलब होता है इनकम माइनस कंजप्शन। अगर आप अपनी इनकम में से अपने कंजप्शन को घटा देते हो, यानी अपनी आय में से अपने खर्चे को निकाल दोगे तो सेविंग आ जाएगी। आपने 1000 कमाए, 800 रुपये खर्च कर दिए, 200 रुपये सेविंग हो गई, तो सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस कंजप्शन। ठीक है, तो इसमें से देखिए 0 - 50, ये -50 बन गई, ये 0, ये 50, 100, 150, 200। ठीक है, अब निकाल लेते हैं ए एग्रीगेट सप्लाई। इसका फॉर्मूला क्या है, सी प्लस एस और इक्वल टू वाई। तो सी प्लस एस को जोड़ दो या वाई को लिख दो, एक ही बात है। 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, अब इसका आप डायग्राम सिंपल सा बना सकते हो। यहाँ पे आप लिख दोगे एस, ओके, यहाँ पे लिख दोगे इनकम। ठीक है, अब इनकम जो थी आपकी वो थी 0 से शुरू होकर ऊपर जा रही थी, ये वाई हो गई। उसके बाद कंजप्शन जो था वो 50 से शुरू हुआ था, फिर ऊपर गया था। ठीक है, ये 50 से शुरू हुआ था, और देखिए ये कंजप्शन 50 से शुरू हुआ था ना, इनकम और सेविंग कहाँ शुरू हो रही है, -50 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो इसको अपन शुरू करेंगे -50, ये +50 से इक्वल लेना पड़ेगा अपने को, -50 यहाँ से, यानी सेविंग माइनस से शुरू होकर फिर ऊपर की तरफ जाएगी। ये देखिए माइनस की तरफ शुरू हुई, ये देखिए सेविंग को माइनस, फिर 0, फिर ऊपर बढ़ी है, तो ये माइनस, फिर 0, फिर ऊपर बढ़ी, सेविंग्स का आ गया। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो यही जो कर्व है आपका एएस वाला, इस वाई वाला कर्व, इसी को एएस बोलते हैं। मैंने बताया था ना अभी कि जो एएस होती है वो वाई के इक्वल होती है, तो जो एएस वाई का जो कर्व है वही एएस का कर्व बन जाता है। ठीक है, एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं आपके, दो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, वो मैं करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पे ये बना, इसका आंसर पीछे छुपा हुआ है आपका। क्वेश्चन 1 तो ये बनता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वायत्त उपभोग। क्या होता है स्वायत्त उपभोग, क्या होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, इट इज, मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, इट इज द लेवल ऑफ कंजम्पशन where income is 0. It is the level of consumption
वेयर इनकम इज जीरो। यानी जब आपकी इनकम जीरो होती है, जहां पे इनकम जीरो होती है, उस जीरो इनकम पे कंजप्शन कितना है, उस जीरो लेवल पे कंजप्शन कितना है, उसी को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पीछे एग्जांपल देखिए इसका, ये रहा, देखिए मैं बताता हूँ अभी आपको। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपकी इनकम जीरो है, इनकम जीरो है। तो जब इनकम जीरो है तो देखिए कंजप्शन कितना है, 50 है। तो जो ये 50 है, यही आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है। यानी इट इज अ लेवल ऑफ कंजप्शन वेयर इनकम इज जीरो। जीरो इनकम के ऊपर जितना कंजप्शन होता है, जैसे 50 है, ये 50 ऑटोनोमस कंजप्शन है। एंड इट इज अ लेवल ऑफ कंजप्शन वेयर इनकम इज जीरो। जीरो इनकम पे जो उपभोग है वही ऑटोनोमस कंजप्शन है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डिस सेविंग्स। डिस सेविंग क्या होती है? तो इसका आंसर है, इट इज when saving is negative, it is डिससेविंग। मतलब जब सेविंग जो है वो नेगेटिव होती है, सेविंग जब माइनस में होती है ना, उसी को डिससेविंग बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अब बच्चों आप देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, जैसे यहाँ पे इनकम जीरो थी और कंजप्शन 50 था, तो सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस कंजप्शन। तो सेविंग कितनी आ गई हमारी, 50 आ गई, -50 आई। तो जो ये -50 सेविंग माइनस में आ रही है, तो ये यहाँ पे जो ये सेविंग है ना, ये डिस सेविंग है। जब माइनस में होती है ना सेविंग, वो डिस सेविंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आज हमने इतना किया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में अगला हम चीज़ पढ़ेंगे और आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क भी मिलेगा। कमेंट करना जो चीज़ समझ में नहीं आए। थैंक यू।